नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार बेहद ही धूमधाम से तो नहीं, लेकिन इस पर भी कोरोना का साया रहा। आपको हम टीवी स्क्रीन पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और पूजा की रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, मुंगेली और बेमेतरा की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, जहां गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में लोगों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअली तरीके से जुड़ते हुए महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए और रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से समान रूप से जुड़े हुए हैं। रथ दूज का ये त्योहार ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के शहरों में आज के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की संस्कृति के बीच ये साझेदारी अटूट है। बिलासपुर में भी धार्मिक नगरी रतनपुर में रथ यात्रा के दिन प्रसिद्ध हाथी कला में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जगदलपुर में भी कोरोना काल के चलते 3 रथों की जगह एक रथ की यात्रा निकाली गई, जहां करीब 511 सालों से बस्तर में गोंचा महापर्व मनाया जा रहा है। इसी तरह से कांकेर के राजा पारा जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। महासमुंद, कोरबा, मुंगेली और बेमेतरा जिले में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। सभी जगह कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया गया। सीएम ने कहा कि देवभोग से भी भगवान जगन्नाथ के भोग के लिए चावल जाता रहा है। साल 1480 में बस्तर के राजा ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था। उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी भगवान जगन्नाथ विराजमान है। सीएम ने इस मौके पर लोगों से कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन की अपील की है। जगन्नाथ स्वामी की जय। इस समय चूंकि कोरोना के कारण से दूसरे साल रथ यात्रा तो किया गया है, लेकिन उसे सीमित कर दिया गया। आम लोगों से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो असुविधा तो हुई, लेकिन हम सब के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति पूरी आस्था है और आज हम सब बहुत ही श्रद्धापूर्वक रथ यात्रा पर्व हम मना रहे हैं। तो आप सभी को रथ यात्रा पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। सीएम भूपेश बघेल की सतत विकास लक्ष्य की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का विकास एजेंडा और राज्य सरकार की योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि विकास में कोई भी पीछे नहीं छूटे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक असामान्यता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मिड डे मील, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, हाट बाजार और मोहल्ला क्लिनिक योजना, महतारी जतन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी योजना, गोधन न्याय योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही सीएम ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क और उस पर आधारित बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020 का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की भारी किल्लत है, जिसके चलते जिस तेज गति से वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा।
प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति बेहद कम हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को 19 लाख वैक्सीन देना है, जिसे किश्तों में देना उचित नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा, देर से दीजिए लेकिन एक साथ 1 महीने का कोटा राज्य को दें, ताकि वैक्सीन सभी जिलों में भेजने पर ज्यादा खर्चा ना हो। 1 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग भी कर ली और 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी लग गए, पहला और दूसरा डोज मिला के। स्टॉक नहीं के बराबर है, जितना आता है उतना लगता है, तो स्टॉक नहीं के बराबर है। और प्रतिदिन इसके पहले 3,50,000 भी लगे, 2,90,000 भी लगे, 60,000 भी लगे, 16,000 भी लगे। परसों का आंकड़ा अगर आप देखिएगा कल का, तो 16,000 है। एक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और दूसरा एतवार का दिन था, तो वैक्सीन नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में चाहिए। बमुश्किल 1.5-2 लाख होगा। वैश्विक स्तर पे भी अब जो बात वैज्ञानिक कहते थे वो देखा जा रहा है कि अकेले वैक्सीनेशन से आपको फिलहाल कोरोना से छुटकारा नहीं मिल सकता। उसका निराकरण वैक्सीनेशन नहीं है, उसकी तीव्रता को कम करेगा। आपको अगर संक्रमण हुआ भी तो कम स्तर का रहेगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो कोरोना नहीं होगा ये नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन करने से उसके फैलने के क्रम को आप तोड़ सकते हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल की पहल पर छात्रों को प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिर से दाखिला मिलेगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पर है, जिस पर छात्रों ने राज्यपाल से दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिले देने की अपील की। अगर ऐसी बात है, जब ये पूरा लीगल तरीके से ये संचालन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार चाहे तो कानून बनाकर भी अधिग्रहण इसको कर सकती है और ये कारण हो सकता है। और मैं अगर चाहती हूँ तो अध्यादेश या कानून में मुझे ही सिग्नेचर करना होता है, ये मेरे अधिकार में। आप इनका शुक्ला जी को कहा कि आप सीएम से बोलिए कि इमीडिएट अगर जो भी हो सकता है तो आप अधिग्रहण के लिए भी अध्यादेश लाइए और मुझसे साइन में अभी इमीडिएट करते हैं। और फिर चूंकि विधानसभा की तारीख की निर्धारित अभी हो गई है, तो वो अध्यादेश की कार्रवाई भी बोल रहे हैं कि हम लेंगे उसको, ताकि आने वाले और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कल से बसों की हड़ताल रहेगी। ऐसे में रोजाना सफर पर आने जाने वाले 5 लाख यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस मालिकों से संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। जब तक बस संचालकों की मांगें नहीं मानी जाती, तब तक राज्य में बसें नहीं चलेंगी। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ से जुड़े लोगों ने बताया कि कई दिनों से संघ किराया बढ़ाने के लिए मांग कर रहा है। 2 सप्ताह से महासंघ के पदाधिकारी इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन सरकार राजी नहीं है। इसीलिए मंगलवार से बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया गया। कल से बसों के पहिए निश्चित रूप से थमेंगे। हमारा अनिश्चितकालीन यहाँ पर बंद रहेगा। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस संचालक हैं, ये कोई हीरा मोती नहीं मांग रहे, बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से टैक्स पटाते हैं। शासन को उनकी मांगों को सुनना चाहिए, और अभी तक क्यों नहीं सुना गया, क्यों मांग पूरी नहीं की गई, ये समझ से परे है। देखिए, सरकार से हम लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं और मिल भी रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, न हमसे अभी तक कोई मिला। गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही, जहां पर युवक ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। टंगिया से हमला कर धड़ से गर्दन अलग कर दिया। हाथ में सिर लेकर सड़क पर घूम रहा था आरोपी। हालांकि पुलिस ने इस सिरफिरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छुरा थाने के घूंट पानी गांव का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सन की आरोपी, कुख्यात आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गरियाबंद से ये दिल दहला देने वाली वारदात, जहां पर सिरफिरे ने धड़ से गर्दन अलग कर दिया। इतना ही नहीं, वो इतना बेरहम था कि वो सिर को अपने हाथ में लेकर घूमता रहा। उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, इंसानियत को शर्मसार किया। इससे बड़ी अमानवीय घटना, इससे बड़ी दरिंदगी शायद ही आपने देखी होगी। पहले तो इस शख्स ने, इस बेरहम सनकी कातिल ने बुजुर्ग का सिर धड़ से अलग किया
उसके बाद सिर को हाथ में लेकर इधर उधर घूम रहा था। हालांकि इसने भागने की कोशिश नहीं की, इसे लग रहा था इसने बहुत बड़ा काम किया और तभी लोगों की सूचना पर पुलिस ने, छूरा थाना पुलिस ने इस बेरहम कातिल को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद से ये दिल दहला देने वाली वारदात आप देख रहे हैं, जहां पर एक युवक ने, हमने तस्वीरें ब्लर कर रखी हैं क्योंकि ये हम आपको दिखा नहीं सकते हैं और आप देख नहीं सकते हैं। इसके हाथ में उस बुजुर्ग का सिर है। यानी एक ऐसा होता है शख्स, एक ऐसा हो सकता है कि वो उसे पछतावा हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसे अपने कृत्य पर, इसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। इसने ऐसे लग रहा था जैसे एक जंग जीत ली हो। टंगिया से हमला कर सिर धड़ से अलग किया, उसके बाद इस सिर को लगातार वो इधर उधर लेकर घूमता रहा। हालांकि पुलिस ने इसे धर दबोचा है, इसे गिरफ्तार कर चुकी है। देखते हैं पुलिस इसके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई करती है। 302 का ये केस बनता है। हत्या इसने की है, बेरहमी से हत्या की है और आरोपी की उम्र भी ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये तफ्तीश का विषय है कि आखिर इसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया और इसकी मानसिक हालत ठीक तो है ना। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा के दौरे पर रहे। राजस्व मंत्री निगम के वार्ड 57 सुरागछार में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां 15,90,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही 5,93,000 रुपए की लागत से शौचालय का भी निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम की महापौर, सभापति, मेयर, इन काउंसिल के सदस्य और एल्डरमैन भी मौजूद। हमारे समाज के अग्रसेन मोहन अग्रवाल भवन, आपके गौशाला, स्कूल, कॉलेज, कोरबा अग्रवाल समाज ने सभी चीज़ों का निर्माण किया। इसके साथ साथ अभी दर्री में, बालको में, सुरागछार में, बापी में, कटघोरा में, सभी क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए समाज का गठन किया गया है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेरे के बाद आप सभी का स्वागत है। कांकेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डूमर पानी गांव में फ्लोराइड पानी का मामला सामने आया था। फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने की कवायद है। 12,37,000 रुपए की मिली है मंजूरी। साफ पानी की सप्लाई के लिए मंजूरी मिली है। संसदीय सचिव शिशुपाल शौरी ने अनुरोध किया, कलेक्टर से मुलाकात कर आग्रह किया। संसदीय सचिव की मांग पर कलेक्टर ने मंजूरी दे दी है। अब साफ पानी मिलने की उम्मीद है। बलौदा बाजार में रेत माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। महानदी के किनारे खपरी, खैरा, डोंगरी डी, भालूकोना समेत दर्जनों गांवों में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जोक नदी के किनारे नवापारा, कटगी, अमोदी समेत कई गांवों में रेत का खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी दिए हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली रेत बेचा जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जाके जो भी खनिज नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं और उसके बाद उस पर पेनल्टी या अर्थदंड की राशि वसूल की जाती है। बालोद में 52 दिनों बाद जमीन में दफनाया गया नर्स के शव को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की। डीएसपी तहसीलदार की मौजूदगी में नर्स का शव बाहर निकाला गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। रायपुर में निकली